अभी हमारे बीच हमारे इस कॉन्क्लेव के पहले गेस्ट मौजूद हैं राजीव रंजन सिंह, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और वो हम सबके बीच हमारे मंच पर आ रहे हैं। कॉन्क्लेव की शुरुआत हम उनसे करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त नई युवा पीढ़ी की जान, नई युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल और आरा विधानसभा के लिए जनसुराज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जाके कैंपेन करना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उनके बारे में जानना और उन समस्याओं को कैसे आने वाले समय में, क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप सभी को पता है। और इस 2 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होगा और तमाम जो लोग चुनावी मैदान में होंगे, वैसे में एक यूथ, एक युवा राजीव रंजन राज जो इस वक्त हमारे साथ हमारे मंच के इस भोजपुर की बात के कॉन्क्लेव में उपस्थित हैं, उनसे हम बात करेंगे तमाम उन मुद्दों पर जो आज की तारीख, आज की परिवेश में वर्तमान की स्थितियां हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव रंजन राज जी। चालू कर लीजिए माइक। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। चलिए, इतने ज़्यादा व्यस्ततम समय में समय निकालने के लिए बहुत मुश्किल होती है, वैसे में आप समय निकाल कर आए, इसके लिए भोजपुर न्यूज तहे दिल से आपको शुक्रिया करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा चुनावी माहौल है, हम लोग पार्टी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हाँ। चुनाव में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहती है जी। इसके कारण थोड़ा समय निकालना मुश्किल हुआ, पर आपने भी हमारे शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि भोजपुर के लोगों को, जो भोजपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको एक मंच मिले अपनी बातों को रखने के लिए, ताकि भोजपुर की जनता भी अवगत हो सके उन चीज़ों से कि उनके नेता, उनके नेतृत्वकर्ता क्या करना चाहते हैं। अगर वो जीत के आए तो वो इस बात का जानने का उनका हक है जनता को, और उसके हिसाब से वो चयन करने में उनको भी आसानी होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। शुरुआत तो हम, क्योंकि आप जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और शुरुआत हम इसी से करेंगे कि जनसुराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह बिहार के विकास के लिए इसका नया दृष्टिकोण कैसे प्रस्तुत करेगी जनसुराज। देखिए, मुख्य उद्देश्य की बात आप कर रहे हैं तो मैं पहले इसको एक लाइन में समअप करता हूं। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अगले 5 साल में अगर हमें मौका मिलता है तो बिहार को हमारे देश के 10 अग्रणी राज्य में जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उसमें, उस लिस्ट में लाके खड़ा करना, ये मुख्य उद्देश्य है। हाँ। इस मुख्य उद्देश्य को पाने के लिए पीछे बहुत बड़ा रोड मैप है। हाँ। उसको आपको समझना होगा। हाँ। हम बात कर रहे हैं, बिहार पिछड़ा राज्य है। हाँ। ये भली भांति सभी लोग जानते हैं। हाँ। इसको कोई नई बात मैं आपको बता नहीं रहा हूं। इसके पीछे जिम्मेदार लोग भी कौन है ये भी आप जानते हैं। हाँ। इन्हीं जिम्मेदाराना लोगों से बिहार को बचाने के लिए प्रशांत जी ने एक नया विकल्प दिया, जनसुराज। और जनसुराज के पास एक रोड मैप है। अगर जनसुराज किसी मकसद से, किसी विजन से चला है कि हम अग्रणी राज्यों में बिहार को ला के खड़े करेंगे, तो आपका सवाल बनता है कि कैसे ला के खड़े करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है। आप इस चीज को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। लगभग 65% आबादी युवाओं की है। हाँ। और युवाओं के क्या हालात है हमारे प्रदेश में आप जान रहे हैं। लेकिन आज भी युवा पलायन करने को मजबूर है। पलायन करने को मजबूर हैं और कर रहे हैं। हाँ। अपमानित हो रहे हैं वहां जाके। मैं खुद दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हाँ। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं, सुप्रीम कोर्ट में मेरी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली से हुई है। दिल्ली में लोगों में जो बिहार का पलायन हुआ, उन लोगों को मैंने बड़े करीब से देखा है। वहां बिहार कैसे अपमानित हो रहा है डेली बेसिस पे। एक बिहारी जो काम कर रहा है वो सुबह भी अपमानित होता है, दोपहर में भी अपमानित होता है, शाम में भी अपमानित होता है। तीनों टाइम गाली सुन रहा है वो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग मजबूत लोग हैं। हमने जितना हमारे प्रयास रत्नों से जितना रोका जा सके रोका है। हमने अपने समाज में बिहार की एक पहचान रखी है। मैं जब लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो वहाँ का अध्यक्ष भी रहा मैं। तो उन चीज़ों को मैंने रोका है, पर इन चीज़ों को मुझे देखने को मिला क्योंकि मैं दिल्ली में खुद रहा। और आप ये मान के चलिए कि बिहारी नाम से जो घृणा और जो अपमान वहां पर जो बिहार के लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसके मुख्य जिम्मेदार लोग कौन है ये पूरी भली भांति पूरा बिहार जानता है। अगर 10 लोगों को बोल रहा हूं, अगर 10 डेवलप्ड स्टेट्स में बिहार को ला के खड़ा करने की बात अगर कोई कर रहा है तो प्रशांत जी हैं। और इसी मुख्य उद्देश्य से उन्होंने इस अभियान को राजनीतिक क्रम में बदला और आगामी चुनाव में हम लोग अपनी दस्तक दे रहे हैं और ये चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, जनता के बीच में आएंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और लगातार जिस दिल्ली की आप चर्चा कर रहे हो, जिस युवा की बात कर रहे हैं, आज जिस युवा, क्योंकि आप एक यूथ हैं और युवाओं के लिए एक उद्देश्य होना भी चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि हर युवा चाहता है कि हम शिक्षित होकर और सशक्त बने आज की तारीख में। और खास करके बिहार के लोग
आज जब बिहार का एक समय था कि बिहार से तमाम वो आईएएस और आईपीएस निकलते थे यहाँ से, लेकिन आज बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जिस जनसुराज पार्टी की आप बात करें, आपके सामने तमाम वो पार्टियाँ थी लेकिन फिर भी जनसुराज, तो कहीं ना कहीं जो जनसुराज का उद्देश्य है, जो जनसुराज का संकल्प है, क्योंकि ये हमारा भोजपुर की बात, क्योंकि विकल्प नहीं संकल्प, यही इस कॉन्क्लेव का मुद्दा भी है। तो जनसुराज पार्टी की नीतियाँ बिहार की अन्य प्रमुख पार्टियाँ जैसे आरजेडी, बीजेपी, जदयू से किस प्रकार भिन्न है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि एक युवा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया और आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आप एडवोकेट हैं, और इस तरीके का जब जनसुराज से जुड़ना, और जनसुराज एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए क्या बन सकता है आने वाले समय में? दो सवाल हमने आपसे पूछा। बिल्कुल, पहले सवाल का मैं आप जवाब देता हूं कि कैसे अन्य पार्टियों से भिन्न है ये पार्टी। जी, पहले इसमें बिल्कुल लॉजिकल कोई भी बड़ा टेक्निकल साइंस नहीं है। आप भी आज अपने घर से निकल के इस कॉन्क्लेव में आए होंगे, इस बीच से पूरा रास्ता, बाजार, स्कूल, अस्पताल, सब चीज देखा होगा। पिछले 35 वर्षों से पिछले दोनों जो अलायंसेज हैं वो हमारे बिहार में राज्य कर चुके हैं या शासित कर चुके हैं इस प्रदेश को। उसका परिणाम हमारे सामने है। हाँ। आप देख रहे हैं वो किस तरह के उन्होंने नेतृत्व भोजपुर को दिया है। इसमें से एक नेतृत्व भी बताइए जो भोजपुर को उन्होंने सही दिशा में लेके गए हों। एक उदाहरण के तौर पे आरा विधानसभा में बोल रहा हूं कि आप पूरे आरा विधानसभा में, हाँ। ग्रामीण साइड को छोड़ के आरा शहर नगर निगम की बात कर रहा हूं, हाँ। अगर आधा किलोमीटर का स्ट्रेच बताइए, आधा किलोमीटर कंटिन्यूअस स्ट्रेच सड़क का बताइए जो गंदगी से रहित हो, साफ सुथरी हो और उस पर कोई गड्ढा ना हो। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार आप यहाँ पर जो नेतृत्व करता रहे हैं वो हैं, हाँ। हमारे विधायक जी हैं। उनको 4 बार आरा के विधानसभा के लोगों ने प्यार और स्नेह और सहयोग दिया। और 2025 जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही है, साइबर हब बनने की बात कर रही है, तो हमारे जिला में ऐसा आधा किलोमीटर की डायरेक्ट स्ट्रेच रोड नहीं है जो बिना गंदगी की हो, बिना गड्ढे की हो और जिसको कहा जा सके कि ये अच्छा रोड है। अगर है तो आप भी इसी शहर के निवासी हैं, आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं कहीं गलत हूं तो। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम वो करोड़ों रुपए फंड तो आते हैं ना नगर पंचायत को? बिल्कुल आते हैं, संसाधन की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। करप्शन सबसे बड़ा जिम्मेवार है। मैं उस पे आ रहा था। सबसे पहले तो इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति यहाँ है नहीं। नेताजी हमारे जो विधायक जी हैं यहाँ के हैं नहीं, यहाँ रहते नहीं है। 365 दिन में 300 दिन वो शहर के बाहर ही हैं। उनको यहाँ बुनियादी चीजों का पता नहीं है। 20 साल जनता का सहयोग और समर्थन मिलने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये एक सोचने का विषय है और बहुत निंदनीय, और इस पे जनता को सोचना चाहिए। हाँ। और रही बात कैसे दूसरी पार्टियों से भिन्न है, हाँ। तो आप ये जान के चलिए, हमारी पार्टी के जब प्रत्याशी अनाउंस होंगे तो आप उनकी काबिलियत, आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप उनका विजन, आप सब चीज नापिए। दूसरे पार्टी के आपके जो जिनको भी टिकट मिलेगा उन लोगों से आप कंपेयर कीजिए। लेकिन यहाँ पे फिर तो जब ये तो कंपेयर की जब आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन फिर जनसुराज आरा में जो बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण में सिमट कर रह चुका है, वैसे में जनसुराज आरा में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार क्या चुनेगी इसको लेकर, क्योंकि लगातार इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं और इसी तरीके के चुनाव होते आ रहे हैं। देखिए, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। जब यहाँ से बिहारी बाहर जाता है, हाँ। दिल्ली स्टेशन पे उतरता है, और जब उसको अपमानित करते हैं लोग, तो ये नहीं बोलते कौन से जात का, वो बिहारी नाम से अपमानित होता है। जी। जातीय समीकरण है। मैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जातीय जनगणना की, उसका उन्होंने क्या सर्वे करने के बाद उस पर कैसी योजना बनाई? कोई योजना बनाई? उस सर्वे का कुछ फायदा उठाया? उस सर्वे के हिसाब से कुछ प्रोग्राम, कुछ नीति, कुछ ऐसे कुछ भी लागू करने की कोई भी चीज ऐसी बताइए। सिर्फ और सिर्फ उस सर्वे के आधार पर रिजर्वेशन लागू हुआ। 65% इस सरकार ने की थी, पिछली सरकार ने, जिसमें तेजस्वी यादव जी थे, जिसको पटना हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया। हाँ। आप ये मान के चलिए कि जाति सर्वे करवाने के बाद भी कोई नीति, कोई भी पॉलिसी मेकिंग ऑन द बेस ऑफ द कास्ट पॉपुलेशन नहीं बनाई गई है। जातीय जनगणना सिर्फ वोट को लुभावने का एक अवसर बन गया है। ये मानते हैं आप? ये हम बिल्कुल मानते हैं। और जनसुराज जाति देख के, जातियों की वो देख के, उनकी जनसंख्या देख के उस पर टिकट नहीं देने जा रही है। जनसुराज टिकट देगी कि आपका विजन क्या है, लोगों में आप मशहूर कितने हैं, लोगों में आपकी पकड़ कितनी है, और लोग आपको चाहते। सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, लोगों की आवाज है कि नहीं आप। हाँ। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसमें जनसुराज अपना समय भी ले रही है।
कैंडिडेट सिलेक्शन का स्क्रूटिनाइजेशन जनसुराज का ऑलरेडी चल रहा है। हमारे इस कमेटी मेंबर में रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं जो देख रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर रहेगा, अच्छा नेतृत्व करके दे सकेगा, और प्रशांत भैया की बातों को धरातल पर जो उतार पाएगा उसी को जनसुराज मौका देगी। और इसमें मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं कि 243 के 246 सीट में आप एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं उठा पाएंगे जनसुराज से जिसको टिकट मिल जाएगा आप बोल देंगे कि वो योग्य नहीं है और अपने जाति के दम पे चाहे पैसे के दम पर वो उम्मीदवार बना है। चलिए, जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी गारंटी की बात करती थी और कर रही है आज के दौर में, और विजन लगातार जो चीज़ें चल रही है, क्योंकि यहाँ आरा विधानसभा, और हम भोजपुर की बात करने के लिए बैठे हुए हैं, और आरा विधानसभा जिस करप्शन की आप बात कर रहे थे, और लोग ये जानना चाहेंगे ना कि राजीव रंजन राज डेवलपमेंट ऑफ विजन क्या है, उनका रोड मैप क्या है आरा विधानसभा को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षित युवा जब सोचेगा और अपना विजन बता दे तो कहीं ना कहीं आज लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपने जो बातें की वो स्थानीय मुद्दों की बातें की जी। प्रशांत भैया बोल रहे हैं कि हम 2000 दिव्यांगों को पेंशन देंगे और ये शिक्षा सुधारेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, ये बात अलग है। आपने जो बातें की आरा के संक्षेप में बातें की, स्थानीय मुद्दे की बातें की। अब स्थानीय चीज को हम समझते हैं थोड़ा। स्थानीय होता क्या, हम घर से निकले, हम घर से निकले तो सबसे पहले क्या चीज दिखती है हमको? सड़क। सबसे पहला काम अगर मुझे मौका मिलता है तो आरा विधानसभा की सड़कों का काम होगा। जो चीज मैंने कहा कि आधा किलोमीटर का स्ट्रेच नहीं है पूरे विधानसभा में कि आप कह सके कि ये अच्छा रोड है, ऐसा कहने का मौका कोई भी जनता को आरा विधानसभा का 5 साल के बाद नहीं मिलेगा अगर मुझे मौका मिलता है। स्थानीय मुद्दे आप सुनिएगा ध्यान से। चलिए, पहली चीज सड़क। घर से उतरते ही सबसे पहले आप सड़क पे आते हैं। सड़क पे उतरने के बाद फिर मुख्य 3 चीजें बचती हैं। या तो आप अस्पताल जाएंगे, या फिर शिक्षक से स्कूल जाएंगे कि अपने बच्चों को छोड़ने, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अपनी कोई योजना परियोजना या कागज पत्तर के लिए या कागज बनवाने के लिए जाएंगे। अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, बिजनेस उजनेस करने जाते हैं तो बात छोड़ दीजिए, सरकार से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज मैंने क्या बताया? अस्पताल। अस्पताल की आप स्थिति देख रहे हैं। आपको एक मैं शॉकिंग क्या, ये आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, यहीं के पत्रकार हैं। वहां पर दलाली चल रही है सरकारी अस्पतालों में। एमआरआई मशीन उपलब्ध होने के बाद भी वहां पे लोग बोल रहे हैं आप बाहर से जाके एमआरआई करवाइए। वहां पर 1200 रुपए कमीशन लिया जा रहा है। ये सभी को पता है पर सभी चुप है, मौन है। फ्री में दवाइयां उपलब्ध नहीं है, बल्कि दवाइयां हैं, बेच दी जा रही हैं। बाहर के दुकानदारों के साथ कमीशन सेट हो रखा है कि आप बाहर भेजिए दवाइयां, यहाँ हम देंगे। दूसरी चीज मैंने बताया शिक्षा। अस्पताल के बाद आइए शिक्षा पे। शिक्षा, हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल बच्चे हैं जो चल रहे हैं, उनकी स्थिति ये बनी हुई है कि सभी खिचड़ी खिलाने का, अंडा बांटने का अड्डा बन गए हैं। वो मास्टर लोगों का, टीचर लोगों का एक भ्रष्टाचार करने का अड्डा बन गया है कि इन चीजों की वितरण प्रणाली में मैं कितना कमा सकूं। शिक्षा की क्या स्थिति है आप जान ही रहे हैं। हाल बद से बदतर है। उसके बाद आते हैं हम अपने सीओ ऑफिस, बीडीओ, पंचायत ऑफिस, इनके हाल में बता रहा हूँ। पंचायत ऑफिस, बीडीओ जाने का मतलब है 500 रुपए। अब मान के चलिए अगर आपको कहीं जाके वहां काम कराना है तो 500 देना होगा। हमारी आरा विधानसभा की आरा ही जो अधिकारी हैं, बहुत, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, पर उनकी शिकायत कब से की जा रही है, पर किसी की मजाल है उनको यहाँ से हटा दे। सीओ की शिकायत कब से की जा रही है, किसी की मजाल है किसी को हटा दे। जनता की कोई सुन रहा है? तो यानी कि आप जब जा रहे हैं आरा विधानसभा में और देखने की जब तस्वीरें इस तरीके के सामने जब आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें बदलेंगी ना आने वाले समय में? आखिर बदलेगा ना जनसुराज इस सब चीज़ों को? क्योंकि देखिए, आरा विधानसभा, शिक्षा की बात की आपने, स्वास्थ्य की बात की आपने, सड़कों की बात की आपने, लेकिन आरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी कुछ पंचायतें हैं जो बाढ़ प्रभावित होते हैं, और बाढ़ या अपराध, ये 2 चीज़ों पे हम बात करना चाहते थे। इसको लेकर जनसुराज किस तरह काम करेगी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बाढ़ को इसको समझना है, जो मैं अभी बातें बोल रहा हूँ ये प्रशांत भैया की बातों को दोहरा रहा हूँ। ये इसमें मेरा विजन नहीं है। हम लोग उनके सिपाही हैं, उनके सैनिक हैं, वही लागू करेंगे। प्रशांत भैया ने क्या समझाया है ये समझने वाली चीज है। देखिए, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है। मध्य बिहार जहाँ जल जमाव की दिक्कत है, और ये साउथ बिहार, दक्षिण बिहार है, यहाँ सूखे की दिक्कत है। तीनों बिहार को अगर 3 जोन में बांट दिया जाए तो तीनों की अपनी अपनी समस्या है। सरकार का, तत्कालीन सरकार की समस्या क्या है? तत्कालीन सरकार का समाधान क्या होता है? वो बांध का टेंडर निकालती है।
गोसी प्रोजेक्ट है, उसका गंडक प्रोजेक्ट है, ये सब तमाम प्रोजेक्टों के नाम से करोड़ों रुपए सरकार खर्चा करती है, पर हर साल बाढ़ के बाद अगले साल बाढ़ आते आते स्थिति क्या होती है, बिल्कुल वही की वही बन जाती है। हाँ। ये तो मैंने आपको बताई समस्या। अब आप समाधान सुनिए, प्रशांत भैया का ही मैं समाधान आपको बता रहा हूँ। हमें ऐसा इंटीग्रेटेड ग्रिड बनाना होगा, सारे नदियों को जोड़ के, ताकि जहां पर बाढ़ आ रहा है, जहां पर जल जमाव है और जहां पर सूखा है, तीनों जगह पर एक सामान्य जैसा पानी रहे, ना कहीं पर बाढ़ ना आए, कहीं पर जल जमाव भी ना हो और कहीं पर सूखा भी ना पड़े। सबसे पहला काम हम जो बाढ़ नियंत्रण के लिए करने जाएंगे वो कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट निकालेंगे जिसका काम होगा कि सभी नदियों को एक इंटीग्रेटेड ग्रिड से जोड़ दिया जाए। सभी नदियों को आप जोड़ देंगे तो उसको हम समय के हिसाब से चैनलाइज करेंगे कि अगर उधर पानी ज्यादा है और साउथ में कम है तो उधर के पानी को साउथ भेजा जा सके, जहां पर जल जमाव है तो जल जमाव के पानी को वहां से निकाल के दूसरी जगह भेजा जा सके। जब वहां पे पानी कमी पड़े तो आप इंटीग्रेटेड ग्रिड बनाएंगे तो कभी भी पानी का मूवमेंट इधर से उधर कर लेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति लगेगी, बहुत बड़ी टीम भी लगेगी, टेक्निकल भी लगेंगे, पर ये प्रयास अगर चालू होगा तो इसको हम 3 से 4 सालों में ये इंटीग्रेटेड ग्रिड प्रोजेक्ट जो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए हम लोग पा लेंगे। और यही एक समस्या है, चाइना ने भी अपने बाढ़ को इसी समस्या से, इसी समाधान से कंट्रोल करके दिखाया, और हम लोग अगर बिहार को अगर कंट्रोल करना चाहें, बाढ़ को नियंत्रण करना चाहें तो इससे हम लोग कर सकेंगे। लेकिन बाढ़ पर तो आपने बात कर दी, उसके बाद हमने अपराध की बात की, क्योंकि आज जो आरा में आए दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, अपराध के मामले बढ़ रहे, खास करके युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ आज रुख कर रहे हैं और जो हाथों में हथियार लहराते हुए चल रहे हैं आज, उनको लेकर, क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, तो लगता है कि अपराध नियंत्रण करने के लिए एक आपकी नीति हम जानना चाहेंगे और जनसुराज दोनों की नीति आपसे हम जानना चाहेंगे अपराध को लेकर। देखिए, जो आपने बात बताई ये बहुत ही दुखद है जी। ये चीज ऐसी है कि ये मेरे को भी बहुत ही अंदर से घात करती है जी। जब मैं नए किशोर बच्चों को जिनके हाथ में किताब, लैपटॉप, आईपैड देखना चाहता था, उनके किताबों में जब मैं देखता हूँ ये सब चीजें और लहराते हुए, तो मैं सही मायने में पूरे बिहार को जितना उन बिहार की हालात पर जितना दुखी नहीं होता हूँ, उन चीजों को देख के मैं दुखी हो जाता हूँ। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, युवाओं को यहाँ बहका दिया गया है। आपको इसके पीछे जिम्मेदाराना लोग को समझना होगा। उधर से युवा इधर कैसे आएंगे, फिर ये तो सवाल है ना, बड़ा चुनौती है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आएंगे। जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा? हर बच्चे का खर्च है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। 25 साल का जब युवा हो जाता है तो उसके घर वाले पूछना चालू कर देते हैं कि बेटा कमाइबा ना, कुछ पैसा देबा ना, बाबूजी बीमार बाड़न, बहन के बियाह बा, खेती करे के बा, हई बा, लोन बा, बाबूजी के दवाई बा, दादी के दवाई बा, सबका खर्चा है। और युवा को जब भी कोई नया लड़का अपनी किशोर व्यवस्था से युवा व्यवस्था में जाता है, शिक्षा अपनी पूरी कर लेता है, तो सबसे पहली एक मध्य वर्गीय परिवार की एक्सपेक्टेशन रहती है कि अब वो लड़का मेरा कमाएगा, परिवार का बोझ बांटेगा। जब वो बोझ बांट नहीं पाता तो ये सब फ्रस्ट्रेशन में, कुछ सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है, और फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसे काम करने लग जाता है। तो इसको सुधारने के लिए उनको रोजगार की तरफ खींचना पड़ेगा, इनको पूरी चैनलाइज करना होगा। आप समझिए हम क्या बात कर रहे हैं। प्रशांत भैया एक चीज बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, नली, गली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे काम हो चाहे ना हो, पर पहला काम हम जो करेंगे वो पलायन को रोक के रखेंगे। पलायन अगर हम रोक देंगे, बच्चों को 10 से 20 हजार की नौकरी उन्हीं के जिले में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के प्रखंड में व्यवस्था करा के दे देंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो आप क्राइम बात कर रहे हैं, किशोर बच्चों की, जो युवा बच्चों की जो ये पिस्टल लेके, रिवॉल्वर लेके जो लहरा रहे हैं, इसमें अपने आप ही डाउनफॉल आएगा। उनको रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए। मैं सरकारी रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप रोजगार सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं होता है, आपका हर बच्चा काम करे, हर बच्चा महीने के अंत में कम से कम 15 से 20 हजार रुपया लेके अपने घर जाए, वो बिल्कुल नहीं उठाएगा ये पिस्टल और ये सब। तो ये जो आप बात बता रहे हैं, इस पे तो एनडीए सरकार भी काम कर रही है, तो फिर लोग जनसुराज पे भरोसा क्यों करें? आखिर एनडीए भी तो कर रही है ना। आज पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, पेंशन बढ़ा दिया गया। डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया। जो युवा जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा करते थे, 500,000 रुपये जो फॉर्म के पैसे लगते थे, उसको भी कम कर दिया गया था कि पीटी का लगेगा, मेंस का पैसा नहीं लगेगा। अब आते हैं बिजली फ्री को लेकर, बिजली बिल को लेकर समस्याएं थी, उसको भी सरकार ने लागू किया। मुद्दे छोड़ कर आ रही है सरकार आप लोगों के लिए। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये तो इन्होंने अनाउंस किया, इनको 20 साल से रोका किसने था?
रोजगार 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है। ये 1 करोड़ रोजगार देने से पहले इनको इतने 20 सालों से ये जो सरकार में बने हैं 15 सालों से, इनको रोका किसने था? बच्चों यहाँ पर लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किसने किया? किन किन नीतियों से मजबूर होकर बच्चे बाहर गए हैं? किन के लोगों से कोरोना में लोगों को बुलाने के लिए क्या यहाँ पर हालात हो गए थे, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम बात थे, आपने भी देखा। मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये तो बस चुनावे आए हैं तो कागजी ढकोसले पढ़े हैं आपने। अभी धरातल पे चीजें वैसी ही हैं। किन बच्चों को रोजगार मिल रहा है, किन युवाओं को रोजगार मिल रहा है? सारे के सारे गांव के गांव, मैं पंचायत घूम रहा हूँ, वार्ड घूम रहा हूँ, गांव के गांव खाली पड़े हैं। आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ मौली, चलिए मेरे साथ गंगहर, सारंगपुर चलिए, गांव के भेलडुमरा चलिए, आपको युवा दिखेंगे नहीं। कहाँ गए बच्चे भाई? तो दिल्ली चल गई बाड़न, सूरत चल गई बाड़न। ये 1 करोड़ इन्होंने कहा है, 1 करोड़ ये दे के तो दिखाएं। आप 1 करोड़ नौकरी, मैंने इनको माना, आपने कहा कि जो इन्होंने कहा मैं मान रहा हूं, करके भी दे दिया। 1 करोड़ नौकरी देने के बाद क्या हालात सुधर जाएंगे? हालात सुधरेंगे 1 करोड़ नौकरी देने के बाद? जब तक हर बच्चे को रोजगार, इसीलिए जनसुराज जो बोल रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, हम ये नहीं बोल रहे सरकारी नौकरी देंगे, हर बच्चे को रोजगार देंगे। 10 से 20 हजार के बीच का रोजगार आपके घर में, आपके जिले में, आपके प्रखंड में ही करके देंगे। ये कागजी और चुनावी ढकोसले हैं। जो मुद्दे फ्री बिजली की आप बात कर रहे हैं, आप जो पहले बिजली के मुद्दे हैं, पहले वो तो उसका निपटारा कर दीजिए। किसानों को समस्याएं होती है, किसानों की समस्याएं, बिजली बिल इतने वो आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम से डेली धरना प्रदर्शन और स्मार्ट मीटर के नाम से धांधली हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब हम आवत नहीं, हमारा वोट चाहिए, वोट के बदले में हई तू ले लो। समझ रहे हैं बात? ये एक तरह से मोटा मोटी देखा जाए ना वाल्मीकि जी, तो मेरे हिसाब से ये वोट खरीदा जा रहा है। तो आखिर आपको इतने सालों से किसने रोका था? आप मुझे बताइए, किसी ने रोका था? नहीं, रोका तो किसी ने तो आप उसमें करके दिखा देते हैं। आप शिक्षा व्यवस्था सुधार देते हैं। एक पूरे भोजपुर में बताइए जिसको रोल मॉडल विद्यालय की तरफ से हम पेश कर सके, सरकार की तरफ से एक ऐसा विद्यालय बनाया गया हो जिसको कहा जा सके कि ये रोल मॉडल विद्यालय है। इसके ये प्राइवेट स्कूलों के टक्कर का विद्यालय है। एक विद्यालय है, एक विद्यालय तक नहीं। और जहां जो समाज पढ़ा नहीं वो समाज बढ़ा नहीं। विद्यालय ही बता देते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है, कितना आगे उनकी सोच क्या है, विजन क्या है शिक्षा को लेके। तो ये तो होता है ना कि बड़े मंचों से हमने भोजपुर में 0 माइल की तरफ जाइए मेडिकल कॉलेज हमने दिया, यहाँ पर ITI कॉलेज हमने दिया, सरकारी विद्यालय जो आज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है। मॉडल हॉस्पिटल हमने बनाया आरा में, भोजपुर में, एनडीए की सरकार है, ये दावे करते हैं, आए दिन शिलान्यास भी करते हैं। चलिए, ये तो जवाब आपने अच्छा दिया, लेकिन जब आप अभी पीछे बात कर रहे थे कि भोजपुर विधानसभा के तमाम उन पंचायतों में आप जा रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे अभी तक कितने पंचायतों का भ्रमण आपने कर लिया? मैं लगभग सभी पंचायतों का। चलिए, तो क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज के बिहार विधानसभा में स्थापित करने का, क्योंकि आरा में जनसुराज की मौजूदगी से पारंपरिक पार्टियों जैसे बीजेपी आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? इस सवाल का जवाब। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी चीज अगर आप उसको, अभी लोग ये जो टर्म फ्रेज यूज कर रहे हैं और बार बार मुझे बोलते हैं कि आप इनका नुकसान कीजिएगा, आप लोग उनका नुकसान कीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन और बहुत लॉजिकल चीज है। कोई भी चीज नया आता है ना, ये सुनने को मिल रहा है ना, ये सुनने को जनता जो, और स्पेशली जो पॉलिटिकल लोग हैं, जनता एक विकल्प के तौर पे देख रही है। जनता बिल्कुल एक विकल्प के तौर पे देख रही है कि हमारे पास अब एक विकल्प है, एक बेहतरीन विकल्प है, शिक्षित विकल्प है, सक्षम विकल्प है, नेतृत्व बहुत बढ़िया है। जो बातें अगर वो कर रहे हैं वो धरातल पे उतार देंगे तो बिहार में एक विकास की क्रांति आएगी। और इन्हीं सब चीजों के लिए जनता ने, आपने भी एक चीज देखा होगा कि इतने कम समय में एक विकल्प के तौर पे बिहार की राजनीति में खड़ा हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए, पर इसमें इस चीज को अगर प्रशांत जी ने करके दिखाया है, एक आज हम चर्चा का विषय बने हैं, लोगों ने हमें विकल्प के तौर पे देखना चालू किया है, तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं, सही बातें कर रहे हैं। और रही बात दूसरे जनों की, तो हाँ, हम बिल्कुल तीसरे विकल्प के तौर पे आएंगे और वोट हम लोग बिल्कुल काट रहे हैं, और इतना काटेंगे वोट कि दूसरी दोनों धरे जो हैं वो गिर जाएंगी। और आप ये जो आने वाले चुनाव का जो परिणाम देखेंगे, आपको बिहार की जनता का राजनीतिक समझ और पॉलिटिकल एक्यूमेन समझ में आएगा कि बिहार की जनता कितनी पॉलिटिकली तौर पे, राजनीतिक तौर पे फॉरवर्ड है, अपडेटेड है, कि उन्होंने एक सबसे बेहतरीन विकल्प को चुना। चलिए, जब ये आप बात कर रहे हैं कि लोगों का वोट काटने का, तो एक सवाल तो मेरे जहन में भी आता है कि क्या जनसुराज बिहार में जाति आधारित राजनीति को चुनौती दे सकती है? क्या यह भी उसी ढांचे में संलिप्त हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हम पिछले 2021 से ही अभियान के तौर पे चालू किया गया जन सुराज, फिर 2 अक्टूबर 2024 को ये राजनीतिक क्रम में बदला। आप प्रशांत भैया की ऐसा कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं सुनेंगे जो राजनीतिक तौर पे और जातीय तौर पे दिया गया हो। जाति एक समाज का पार्ट है जिसको मानने में हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते, वो रहेगा। इसको आप नकार नहीं सकते। जातीय समीकरण देखना और जाति के ही आधार पर सारे कार्यों को करना जिसकी ही देन है कि आज बिहार इस दशा में पड़ा हुआ है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो आपने बात की ना कि ये जो क्राइम है और पिस्टल लहराया जा रहा है, इसके पीछे भी आप देखेंगे कि जातीय कारण ही है। लोग गाने बजा के जातियों के नाम लेके अपराध कर रहे हैं, गाने पर कर रहे हैं, एक माहौल डर का पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसी कोई भी चीज जन सुराज इसको एंडोर्स नहीं करता। और आप ये मान के चलिए कि अगर हम आते हैं अगर हम सरकार में आते हैं तो एक लेजिस्लेशन भी हम बनाने की सोच रहे हैं जो स्पेशली युवाओं को जातीय गानों पे और ये लेके जो अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है उस पर एक रोकथाम और एक डेटरेंट जैसा काम करे ताकि बच्चे उस तरफ प्रोत्साहित ना हो। उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है। सिर्फ डेटरेंट से जरूरी, आप कानून बना के सजा नहीं दे सकते। आपको काउंसलिंग भी करना होगा कि ये बढ़िया है, ये गलत है, आप भविष्य हैं प्रदेश के, आपको इस कामों में लगना चाहिए, इन कामों में नहीं लगना चाहिए। काउंसलिंग बहुत बड़ा पार्ट है। अब जो सवाल हम जानना चाहते हैं बखूबी सवाल का जवाब मुझे मिला उस अंदाज में जिस अंदाज की उम्मीद थी मुझे आपसे, क्योंकि एक युवा और वो भी वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में है और जनसुराज के प्रवक्ता हैं और जनसुराज पार्टी के युवा से ये सवाल मेरा था। लेकिन अब अंत में हम ये जानना चाहेंगे, हमारी जो टीम जब सवाल जवाब बना रही थी आपकी, रैपिड फायर सवाल होंगे हमारे, कुछ नेताओं का नाम मैं रखूँगा, आप एक शब्द में परिभाषित कीजिएगा उन्हें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुभवी राहुल गांधी, राहुल गांधी आप कह सकते हैं स्टिल नीड टू लर्न, प्रशांत किशोर, प्रशांत को डायनेमिक, नीतीश कुमार, नीतीश को टाइम टू गो नाउ, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी इज लाइक पोटैटो, वो हर जगह फिट हो जाते हैं। हर जगह फिट हो जाते हैं। आलू, विजय सिन्हा, विजय जी ने सभ्य, हाँ, ललन सिंह, ललन सिंह चल्हाक, अनंत सिंह, अनंत सिंह एक क्या कह सकते हैं, बोल्ड पर्सनैलिटी, लालू यादव, लालू यादव इज ए आप उनको मैग्निफिसेंट, तेजस्वी यादव, यूथ, मुकेश सहनी, मुकेश सहनी उनको भी बिहार भ्रमण करने की जरूरत है। अभी पूरा बिहार घूमे जाने और अपने आप को मजबूत करें। चिराग पासवान, ये एनर्जेटिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें समय देने के लिए और हमारे इस भोजपुर की बात के मंच पर आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और जिस जवाब को मिथी मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि जी हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए और भोजपुर के लोगों के सामने अपनी बातों और व्यक्तित्व को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।